स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार के दौरे पर हैं। राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के साथ वो संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश भर में समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद के कार्यक्रम के तहत उपराष्ट्रपति नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने बिहार दौरे पर आज सुबह गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में विष्णुपद मंदिर में करेंगे तर्पण। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग का एक दल आज से 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के जयपुर जाएगा। इस दल में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के अलावा आयोग के अन्य अधिकारी राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। निर्वाचन आयोग का दल आज जयपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे और एयरपोर्ट के नोडल अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी दिन 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग का दल राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम में ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार और नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इस साल 7 जनवरी को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में आज राज्यव्यापी कर्नाटक बंद। स्कूलों में छुट्टी, होटल, थिएटर, मॉल सब बंद। कर्नाटक में राज्यव्यापी बंद के प्रति एकजुटता दिखाते हुए ओला और उबर जैसी कैब सेवाएं भी रहेंगी निलंबित। राज्य में सिर्फ आपात सेवाएं चालू रहेंगी। बेंगलुरु शहर में कल आधी रात से ही धारा 144 लागू की गई। बेंगलुरु शहर में पुलिस, आरएएफ के अलावा राज्य का रिजर्व पुलिस दस्ता और 40 सिटी सशस्त्र रिजर्व की टीमें तैनात। किसान संगठनों के समर्थन में उतरी भाजपा और जेडीएस समेत कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। राज्यव्यापी बंद के मद्देनजर दक्षिण कर्नाटक के जिलों में पुलिस की ज्यादा तैनाती। कर्नाटक में बेंगलुरु पुलिस ने कावेरी जल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों को हिरासत में लिया। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने मांड्या के पास कावेरी जल में खड़े होकर किया था विरोध प्रदर्शन। बंद के मद्देनजर बेंगलुरु में बस अड्डे दिखे सुनसान। बीएमटीसी और केएसआरटीसी बस टर्मिनल पर नहीं दिखे यात्री, बसों में सवारियां नहीं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकार में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 3.0 लॉन्च करेंगे। 2 से 31 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान का उद्देश्य जन शिकायतों, संसद सदस्यों की सिफारिशों, राज्य सरकारों और संसदीय आश्वासनों का समय सीमा में प्रभावशाली ढंग से निपटारा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ठाणे फेक करेंसी मामले में एक आतंकवादी सहित 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आईपीसी और गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि नामित आतंकवादी जावेद पटेल के अलावा चार्जशीट में शामिल लोगों की पहचान रियाज शिकिलकर, मोहम्मद फयाज शिकिलकर और नासिर चौधरी के रूप में हुई। सभी मुंबई के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान है आतंकवाद का मुख्य केंद्र। दिलबाग सिंह ने कहा, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा करने और उसे उखाड़ फेंकने के लिए हैं प्रतिबद्ध।
2016 में उरी में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के आज 7 साल पूरे हुए। 29 अक्टूबर 2016 की रात को सेना के बहादुर जवानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे कई आतंकी कैंपों को किया था तबाह। भारतीय सेना के जाबाजों ने आज से ठीक 7 साल पहले उरी के सेना कैंप में हुए आतंकी हमले का दिया था करारा जवाब। भारत के खिलाफ आतंक का जहर फैलाने वाले आतंकी कैंपों को किया था तबाह। मारे गए थे सैकड़ों आतंकवादी। राजस्थान पुलिस ने गुजरात से लगे रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर एक कार से 300 किलो चांदी जब्त की। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 300 किलो चांदी के साथ ही पुलिस ने 24.19 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की। पुलिस ने जीएसटी और आयकर विभाग को भी सूचना दी। आरोपियों से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ बड़ा हादसा। कल रात करीब 11:30 बजे एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। मलबे में दबकर अब तक 2 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद अब तक कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं कुछ लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की उम्मीद। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी। संसद में अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक्शन में आए। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी और बसपा सांसद दानिश अली के बीच हुई जुबानी जंग का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 3 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर कसता जा रहा है जांच एजेंसियों का शिकंजा। इससे पहले 13 सितंबर को सोल्ट लेक में ईडी कार्यालय में अभिषेक से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी। गुजरात पुलिस को तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि कच्छ में समुद्री तट से 80 किलो ड्रग्स जब्त की गई। जब्त की गई ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 800 करोड़ रुपए है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई तो आरोपी मौके से नशे की सामग्री छोड़कर भाग गए। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान बरकरार रखा है। नीति आयोग ने बताया कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में शामिल 132 देशों की अर्थव्यवस्था में 2015 में भारत का था 81वां स्थान। विश्व बौद्धिक संपदा की इस रैंकिंग में पिछले कई वर्षों से सूचकांक में भारत की बढ़त बनी हुई है। प्रभावी स्टार्टअप प्रणाली तथा सरकारी और निजी अनुसंधान संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों से सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। 95,767 गांव ने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ अपने को ODF घोषित किया। पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया। यह उपलब्धि राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान के बीच हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में 88 लाख लोग बड़े पैमाने पर एक जन आंदोलन के तहत एकजुटता और श्रमदान में भाग ले रहे हैं। लेह में आज से द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की हो रही है शुरुआत। आगामी 3 अक्टूबर तक चलेगा द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के सहयोग से किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आज से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत। 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस समारोह में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दी गई थीम भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर आधारित है। महोत्सव के मंच का उपयोग इस वर्ष के 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, जो 20 से 28 नवंबर तक गोवा में होगा। हाजिर बाजार में मजबूती के रुख के बीच सटोरियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली करने से फायदा। कारोबार में एल्यूमिनियम की कीमत 0.75% की तेजी के साथ 207 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि कबाड़ की उपलब्धता चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 60 से अधिक देशों ने इसके निर्यात पर या तो प्रतिबंध लगा दिया है या प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है। सिन्हा ने देश में इस्पात बनाने में कबाड़ के कम उपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा स्तर कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।
औषधि क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने वाली कंपनी वैलियंट लैब के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ को निर्गम के दूसरे दिन 71% अभिधान मिला। भारत के शीर्ष 75 मूल्यवान ब्रांड का संयुक्त मूल्य वर्ष 2022 की तुलना में इस साल 4% गिरकर $379 अरब रह गया है। मार्केटिंग डेटा एवं एनालिटिक्स फर्म कांतार की एक ब्रांड रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मैं कह जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और देश के जाने माने लोगों के साथ स्वच्छता की इस मुहिम में योगदान करें। एक साथ मिलकर करते हैं साफ अपने गली और मोहल्ले को। पूजा घरों से लेकर विद्यालय तक, रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों तक अपनी धरोहरों का मान बढ़ाते हैं। कचरे से पर्यावरण को बचाते हैं, स्वच्छता से समृद्धि लाते हैं। 1 तारीख को अपने घर के आसपास होने वाले स्वच्छता के कार्यक्रमों की जानकारी और उसमें भाग लेने के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं और #स्वच्छ भारत के साथ अपने फोटो और वीडियोस अपलोड करें, ताकि पूरा देश बने स्वच्छ। और यही तो होगी 2 अक्टूबर पर गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। 1 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए करें श्रमदान। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। कांतार ब्रांड्स के शीर्ष 75 मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट कहती है कि इन ब्रांड के मूल्यवान में यह गिरावट आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों, ब्याज दरों में तेजी और बाजार की अनिश्चितता के कारण हाल में कारोबार और उपभोक्ताओं पर पैदा हुए तनाव को दर्शाती है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने उद्योगपति गौतम अडानी समूह की 2 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, जिसमें IHC अडानी समूह में निवेश करने वाले शुरुआती चर्चित निवेशकों में से है। नियामकीय सूचना में IHC ने कहा है कि उसने एक खरीदार के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में अपना FDI निवेश बेचने को लेकर पक्का समझौता किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल ब्रिटेन की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने उत्तराखंड के लिए ब्रिटेन में 3000 करोड़ रुपए के निवेश के सहमति ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के संचालन समूह की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 40.74 करोड़ रुपए की 18 शोध एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के मिशन संचालन समूह की 7वीं बैठक में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में तकनीकी वस्त्रों के स्वदेशी विकास के लिए उद्योग की सक्रिय और मजबूत भागीदारी आवश्यक है।
एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या पर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनातनी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की तथा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। इस साल हिमखंडों के व्यापक नुकसान के विनाशकारी वैश्विक प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हुए पर्यावरण विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने हिम नदी को बेचने के लिए जलवायु कार्रवाई में तत्काल तेजी लाने का आह्वान किया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और नेपाल के वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के 8 देशों के मंत्रियों, राजनयिकों, वरिष्ठ नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। लाहौर में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा भगत सिंह की 116वीं जयंती मनाई गई और विभाजन पूर्व के दौर के क्रांतिकारी को पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर उच्च न्यायालय LHC के परिसर में स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई और अदालत के उद्यान में इस मौके पर केक भी काटा। पाकिस्तान का भ्रष्टाचार रोधी निकाय पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के कम से कम 4 मामलों में फिर से जांच शुरू करेगा। शरीफ ब्रिटेन में 4 साल के स्वनिर्वासन के बाद अगले महीने स्वदेश लौटेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति पर तथा इसे आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त हथियार उत्पादन और सर्दियों से पहले यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि वे सैन्य सहायता के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के आभारी हैं। जेलेंस्की ने विशेष रूप से विमान भेदी मिसाइल प्रणालियों, सीजर स्वचालित तोपखाने की इकाइयों और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति के लिए आभार जताया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने सामूहिक हिंसा को रोकने के लिए सशस्त्र बलों के प्रमुख और पुलिस आयुक्त को तलब किया है। उन्होंने कहा कि हिंसा के कारण अकेले सितंबर में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री उल्फ ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन के दौरान कहा कि यह स्वीडन के लिए एक कठिन समय है और हम हिंसा करने वालों को हराएंगे। बुधवार को स्टॉकहोम में अलग अलग गोलीबारी में 2 लोग मारे गए थे। नीदरलैंड के बंदरगाह शहर रॉटरडैम में गोलीबारी की 2 घटनाओं में 3 लोग मारे गए। पुलिस के अनुसार हमलावर रॉटरडैम का रहने वाला 32 साल का छात्र था। हमलावर बंदूकधारी को अस्पताल में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पहचान उजागर नहीं की गई। उसने सबसे पहले एक अपार्टमेंट में 39 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और उसकी 14 वर्षीय बेटी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उसने अकादमिक अस्पताल के 46 वर्षीय शिक्षक की हत्या की। गोलीबारी के कारणों की जांच जारी है। 19वें एशियाई खेलों में आज दिन की शुरुआत स्वर्ण पदक के साथ हुई। भारत की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत के ऐश्वर्य प्रताप, स्वप्निल कोसाले और अखिल की जोड़ी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। भारत की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिला टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ईशा दिव्या और पलक की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक पर निशाना साधा। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में भारत की प्रियंका गोस्वामी 5वें स्थान पर रही। प्रियंका ने 1 घंटे 43 मिनट और 7 सेकंड के समय के साथ रेस में 5वां स्थान हासिल किया। वहीं दूसरी ओर पुरुषों के 20 किलोमीटर रेस वॉक में भी भारत के विकास सिंह ने 5वां स्थान हासिल किया। 5वें स्थान के लिए 1 घंटा 27 मिनट 33 सेकंड का समय लिया। वहीं गुरुवार के दिन भारतीय निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल की तिकड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में देश को 6ठा स्वर्ण पदक दिलाया। 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। भारत के सरबजोत सिंह ने 4था स्थान हासिल किया, वहीं अर्जुन चीमा 4थे स्थान पर रहे। वहीं वुशु में भारत के लिए रोशिबिना नाओरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में सफलता पाई। अब तक शानदार खेल दिखाने वाली रोशिबिना फाइनल में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्हें चीन विजियो के खिलाफ 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए पूल ए में 2018 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जापान को 4-2 से हरा दिया। ये भारतीय हॉकी टीम की लगातार तीसरी जीत है।
भारत के लिए 2 गोल अभिषेक ने दागे, जबकि एक गोल मनदीप सिंह और अमित रोहिदास ने किया। भारत अपना अगला मुकाबला शनिवार को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में आज से वार्म अप मैचों की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही कुल 10 टीमें 2-2 वार्म अप मैच खेलेंगी। वार्म अप मैचों के पहले दिन आज 3 मुकाबले होंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम आमने सामने होंगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान से भिड़ेगी। तीसरा वार्म अप मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारतीय टीम 30 सितंबर को अपना पहला और 3 अक्टूबर को अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए आर अश्विन की भारतीय टीम में इंजर्ड अक्षर पटेल की जगह एंट्री हुई है। आर अश्विन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था और माना जा रहा है कि वह इस वर्ल्ड कप में भारतीय धरती पर काफी प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें आप रणबीर को संत कबीर का दोहा बोलते सुनेंगे। वो तोड़फोड़ मचाते और किसी चीज की तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में विकी कौशल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के गाने सौदा खरा खरा पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उनके डांस वीडियो सामने आ चुके हैं। फुकरे 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। कॉमेडी ड्रामा फिल्म फुकरे एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी रही है। फुकरे और फुकरे अगेन के बाद दर्शकों को फुकरे 3 से भी काफी उम्मीदें हैं। फिल्म में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी अहम किरदारों में शामिल हैं। सना मकबूल ईद मिलाद उन नबी के पवित्र दिन पर अपने पहले उम्रा के लिए मक्का मदीना गई हैं। बुर्का पहने एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की और बताया कि वह पहली बार उम्रा के लिए मक्का पहुंची है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर 48 दिनों से कमाई कर रही है। फिल्म को जवान के तूफान का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सनी की ये फिल्म हार मानने को तैयार नहीं है। अब तक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की शानदार कमाई कर चुकी है ये फिल्म। ऐसी खबरें आई थी कि गोविंदा को गदर के लिए अप्रोच किया गया था। इस पर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने रिएक्ट करते हुए कहा कि गोविंदा को गदर के लिए कभी भी अप्रोच नहीं किया गया। गोविंदा से मिलने से पहले ही डील सनी देओल के साथ साइन हो गई थी। 15 अक्टूबर से आने वाला है बिग बॉस 17 शो के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर इसका प्रोमो रिलीज किया है। हर बार की तरह इस बार भी सलमान खान ही शो को होस्ट करेंगे। प्रोमो में भाईजान अपने नए लुक में नजर आ रहे हैं। इंडियन आइडल 14 7 अक्टूबर से ऑन एयर होने जा रहा है। इस बार ये सीजन बाकी सीजन से काफी अलग होने वाला है। वहीं इस बार जज की कुर्सी पर कुमार सानू और श्रेया घोषाल बैठे दिखाई देंगे। उनके साथ विशाल दतलानी भी शो जज करते नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने अपना 41वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उनकी मां नीतू कपूर, पत्नी आलिया भट्ट, बहन रिद्धिमा कपूर, करीना और करिश्मा ने खास पोस्ट के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। नाना पाटेकर और पल्लवी जोशी स्टारर द वैक्सीन वॉर थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनकी पिछले रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने थिएटर्स में छप्पर फाड़ कमाई की थी। कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। कंगना के अलावा इस फिल्म में राघव लॉरेंस लीड रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज की गई है। अभिनेता राम पोथिनेनी, संजय दत्त और पुरी जगन्नाथ की आगामी फिल्म डबल आई स्मार्ट का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। यह फिल्म अगले साल 8 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी अपने अभियान का दमखम दिखाएंगे। इस फिल्म का निर्देशन राज शांडिल्य करने वाले हैं। जवान फिल्म की सफलता से उत्साहित शाहरुख खान ने घोषणा की है कि आज से 30 सितंबर तक जवान फिल्म की एक टिकट खरीदने पर दर्शकों को दूसरी टिकट मुफ्त की दी जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।